नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको हिंदी व्याकरण का भाग 3। हिंदी व्याकरण का इससे पहले आपने पढ़ा भाग 1 और भाग 2। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको हिंदी व्याकरण का भाग 3, जिसमें आप जानेंगे स्वर वर्ण और उनके प्रकार के बारे में। अब स्वर वर्ण क्या होता है, चूँकि आप पहले ही जान चुके हैं कि वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो दो तरह के वर्ण आपको पढ़ने होते हैं। तो अभी मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के भाग 3 में कौन सा, स्वर वर्ण और उसके प्रकार का। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग स्वर वर्ण और उसके प्रकार। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा हिंदी व्याकरण का भाग 3। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए भाग 3 में सबसे पहले तो आप ये जानिए कि स्वर वर्ण होता क्या है। इससे पहले आप वर्ण के बारे में जान चुके हैं कि वर्ण क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए आप स्वर वर्ण, वर्ण को दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण, है ना। इससे पहले आप जान चुके हैं। यहाँ पे स्वर वर्ण क्या होता है पहले इसको समझिए आप। तो ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अर्थात जिसको जो हम बोलते हैं, जिसका उच्चारण करते हैं, उसका क्या उच्चारण जो होता है हम बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से करते हैं। मतलब स्वर वर्ण को का उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की, है ना, सहायता लेनी नहीं पड़ती है। उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। तो ऐसा वर्ण जो बिना किसी की सहायता के क्या हो उच्चारण किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे हिंदी में कितने स्वर हैं, तो 11 स्वर हैं। हिंदी में कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं। 13 भी कहीं कहीं पे आता है, 13। इस पे मैं चर्चा कर चुका हूं कि कब आपको 13 लेना है और कब आपको 11 लेना है। फिर से मैं बता दूं, जब यहाँ पे सामान्य रहेगा, हिंदी में 11 स्वर सामान्य है, लेकिन यहाँ पे अगर रहे तो हिंदी में कुल, जैसे ही कुल शब्द आ जाए तो वहाँ पे 13 हो जाता है, जो मैंने इससे पहले क्लियर कर रखा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे 11 स्वर कौन कौन होते हैं, अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ और री। उसके बाद आपका ए, आई, ओ, औ, ठीक है। ये आपका 11 क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो स्वर वर्ण समझ गए, ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। इतना क्लियर, समझ में आ गई बात। अब चलते हैं हम लोग कि स्वर वर्ण को मात्रा या उच्चारण के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, स्वर वर्ण को मात्रा या उच्चारण के आधार पर। मैं आपको यह चीज बता दूं कि वैसे तो आप जनरली बचपन से लेके अभी तक पढ़ते आ रहे हैं स्वर वर्ण का 3 ही प्रकार, लेकिन वह 3 प्रकार जो है किसको आधार मान करके आपने 3 प्रकार अर्थात स्वर वर्ण को 3 भागों में बांट दिया। तो उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। लेकिन मैं आपको कुल 7 आधार मानकर स्वर वर्ण को अलग अलग भागों में विभक्त करूंगा, जो आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो जनरली आपसे यही पूछा जाता है, आप यही जवाब देते हैं और देंगे भी। यदि आपसे पूछा जाए कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के, तो 3 ही प्रकार के, ह्रस्व स्वर जो पहला है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा है आपका दीर्घ स्वर और तीसरा है आपका प्लुत स्वर, ठीक है। तो ये 3 स्वर वर्ण के प्रकार हैं, है ना, किसके आधार पे, तो उच्चारण या मात्रा के आधार पर, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, ह्रस्व स्वर क्या होता है इसको समझिए। स्वर वर्ण 3 प्रकार के, मात्रा या उच्चारण के आधार पर। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है, ध्यान दीजिए, ऐसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगे उसी को हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आप यहां देखिए, अ, जैसे आप अ को बोलते हैं तो क्या बहुत कम समय लगता है, बिल्कुल न के बराबर, बिल्कुल न के बराबर। तो ह्रस्व स्वर हो गया। ह्रस्व ई हो गया, तो यहां देखिए इसको पढ़ते भी ह्रस्व ई पढ़ते हैं ना। उसके बाद ह्रस्व उ और री, इसे बोलने में, इसका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, ह्रस्व स्वर कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब हम लोग चर्चा करेंगे, दूसरा है आपका स्वर वर्ण दीर्घ स्वर, ठीक है। स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है, दूसरा है आपका दीर्घ स्वर, समझ रहे ना बात।
तो ये क्या होता है, तो ऐसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर, ये जो ह्रस्व स्वर है ना, इससे दोगुना समय लगे। क्या लगे? दोगुना समय लगे। ठीक है, अगर इसको मान लीजिए कि आपको 1 सेकंड लगा है तो ये कितना लगेगा? 2 सेकंड लगेगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो उच्चारण में ह्रस्व स्वर से क्या लगे? दोगुना समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसे हम क्या कहते हैं? तो दीर्घ स्वर कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात? जैसे आ, आप उच्चारण करके देखिए, अ बोलिएगा कम समय लगेगा, जैसे आप आ बोलिएगा तो आपको अधिक समय, अर्थात ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा अधिक समय आपको लग सकता है, लगता ही है। दीर्घ ई आप बोलते हैं, ई लगाना समय ज्यादा, उह पढ़ते हैं ना, ए समय लगा ज्यादा, आई ज्यादा समय लगा, ओ औ। तो इस तरीके से आपको ह्रस्व स्वर से इसमें क्या होगा? दोगुना समय लगता है। किसमें? दीर्घ स्वर में। क्लियर? यहां तक समझ में आ गई बात? अब हम लोग चर्चा करेंगे तीसरा जो आपका प्लुट स्वर। ठीक है, प्लुट स्वर क्या होता है? तो इसको ध्यान दीजिए, ऐसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में, प्लुट स्वर वर्ण क्या होता है समझिए, स्वर वर्ण को 3 भागों में, तीसरा भाग आपका प्लुट स्वर। ठीक, तो ऐसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, मतलब ह्रस्व स्वर से ही तुलना किया जा रहा है, इससे दोगुना हो गया, सिंपल सा ट्रिक है, इससे दोगुना इसमें दीर्घ में, और इससे क्या होगा? ये दोगुना हो गया तो ये क्या? तिगुना हो जाएगा। तो ह्रस्व स्वर से तिगुना समय जिसमें लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्लुट स्वर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्लुट स्वर। ठीक है, जैसे हे राम बोलते हैं ना, हे राम, तो ये क्या है? तिगुना समय, ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लग रहा है। उसी प्रकार से ओम आप बोलते हैं ना, तो ये क्या हो रहा है? आपको तिगुना समय लग रहा है। किससे? ह्रस्व स्वर से। अब इसको समझ लीजिए एक चीज, एक जीसीसी नोट में है यहाँ पे कि इस स्वर का प्रयोग, ये प्लुट स्वर का जो प्रयोग होता है, प्लुट स्वर का प्रयोग ये किस में होता है? तो किसी को पुकारने में, जैसे आप पुकारते हैं ना भगवान को, ईश्वर को, हे राम, हे ईश्वर, हे प्रभु, ओम, इस तरीके से। तो पुकारने में या किसी नाटक के संवादों में किया जाता है किसका? प्लुट स्वर का प्रयोग। क्लियर? तो ये हो गया आपका उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण तीनों प्रकार आपका हो गया है खत्म। अब चलते हम लोग अगले भाग में। यहां ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां जरूर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझिए इसको। ये आपका है जीभ। ध्यान दीजिए, जीभ के प्रयोग के आधार पर, इससे पहले मैंने किस आधार पे मैंने स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा? तो उच्चारण या मात्रा के आधार पर। अब क्या है आपका? जीभ है ना आपका, जीभ, ये रहा जीभ। इसके प्रयोग के आधार पर आपको क्या है कि स्वर वर्ण का क्या करना है? उसको मैंने 3 भागों में यहाँ पे बांटा है। क्या क्या होता है? अग्र स्वर, अग्र मतलब क्या होता है? अगला, अग्र मतलब अगला। उसके बाद है मध्य, मध्य मतलब क्या? बीच में, मध्य मतलब बीच। और एक होता है पश्च, मतलब कि पीछे, पश्च मतलब पीछे, पश्च स्वर। तो ये 3 तरीके से आपका बांटा गया है स्वर वर्ण को, है ना? किस आधार पर? तो जीभ के प्रयोग के आधार पर। ये थोड़ा सा आपको नया लगेगा, आप इससे पहले जो भी पढ़े हैं वो 3 ही पढ़े हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुट स्वर। लेकिन आपको अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल नया है आपके लिए, तो इसको ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब समझिए अग्र स्वर क्या होता है, ध्यान दीजिए। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन, चूंकि स्वर वर्ण का ही प्रकार है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग मतलब अगला भाग काम करता है। ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करे उसे हम क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं। क्लियर? अब जैसे हम बोलते हैं ई, जैसे आप ई बोलेंगे, आप जीभ को आप बोल के देखिए, उच्चारण करके देखिए। मैं आपको यह बिल्कुल कह रहा हूं, बार बार मैं आपको यही चीज कहूंगा कि आप किसी भी वर्ण का जैसे ही आप अध्ययन करें तो वर्णों के उच्चारण को आप करें, उच्चारित करें। उसको उच्चारित करने से क्या होगा कि आपका क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि सच में हम जो बोल रहे हैं वहीं से उच्चारण हो रहा है। तो जरा बोलिए, आप बोल के देखिए, ई, लगेगा कि जीभ का अगला भाग क्या हो रहा है? उससे ये उच्चारित हो रहा है, उसी से आप बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ई, दीर्घ ई, देखिएगा जीभ का अगला भाग काम करता है। ठीक है, ए, देखिए ए जीभ का अगला भाग काम कर रहा है ना?
है ना। आई कर रहा है ना, आई कर रहा है ना, री री क्या हो रहा है, जीभ का अगला भाग काम कर रहा है। तो ये हो गया आपका अग्रस्वर, ठीक है। उसके बाद आपका बात है किसका, तो यहां देखिए मध्य स्वर का दूसरा जो आपका है वो क्या है, मध्य स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मध्य मतलब क्या, बीच, मध्य भाग किसका, जीभ का मध्य भाग काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रही है ना मेरे प्यारे बच्चों, आ रही है ना। जैसे जब अ बोलेंगे तो अ बोलिए, देखिएगा जीभ का मध्य भाग क्या होता है, इसमें काम करता है। समझ में आ गई बात। तीसरा है आपका पश्च स्वर, क्या होता है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च यानी कि पिछला भाग काम करता है, ठीक है। पश्च मतलब पिछला होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ बोलिएगा, देखिए आ बोलिए, बोलिए आप बोलिए, उच्चारण कीजिए, जैसे मैं कर रहा हूं मेरे साथ साथ कीजिए, आपको लगेगा कि जीभ का पिछला भाग क्या हो रहा है, इसमें क्या कर रहा है, वर्क यानी कि काम कर रहा है। आ बोलिए, आ, ठीक है। उसके बाद बोलिए ऊ, लगेगा आपको कि जीभ का पिछला, उसके बाद ऊ, उसके बाद ओ, फिर औ। इस तरीके से आपका ये जीभ के प्रयोग के आधार पे मैंने स्वर वर्ण बताया आपको, 3 भाग, ये तीनों भाग आपका हो गया है खत्म। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला है आपका, ध्यान दीजिए, कौन से, तो मैंने किस आधार पे मैंने बांटा है स्वर को, मैंने आपको पहले ही बताया कि 7 आधार को मान करके मैं स्वर वर्ण को अलग अलग भागों में बांटूंगा, ठीक है। तो समझिए इसमें मैंने क्या किया, तो मुख द्वार खुलने के आधार पर, जो मुख द्वार है, जो मुंह का आपका द्वार है ना, उसके खुलने के आधार पर, ठीक है। तो उसके आधार पे स्वर वर्ण 4 प्रकार के, पहला आपका विवृत, कौन सा है, विवृत। दूसरा आपका अर्ध विवृत, जिसे हम इसको कहते हैं अंग्रेजी में ओपन, इसको कहते हैं हाफ ओपन। उसके बाद है आपका अर्ध संवृत, अर्ध संवृत जिसे कहते हैं हाफ क्लोज, हाफ क्लोज यानी आधा बंद रहेगा। उसके बाद आपका एक संवृत यानी कि क्लोज, ठीक है। बिल्कुल नया है ना आपके लिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान है, बस आप इसको ध्यान से पढ़िए, है ना। मेरी उम्मीद है कि आपको फिर कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, भरोसे के साथ मैं ये आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, विवृत, तो किसके आधार पे, मुख द्वार खुलने के आधार पे स्वर वर्ण को कितने भागों में, कितने भागों में, 4 भागों में, कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, विवृत, अर्धविवृत, तीसरा अर्ध संवृत और चौथा संवृत। क्लियर। अब आइए, विवृत यानी कि क्या होता है, ओपन अंग्रेजी में बोलते हैं। तो नाम से स्पष्ट है, विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, मुख द्वार क्या होता है, पूरा खुलता है, उसे हम क्या कहते हैं, विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ, देखिए आ, पूरा आपका मुंह क्या हो रहा है, पूरा खुल रहा है ना। आ, ऐसा नहीं कि कोई है ना मिठाई ला करके अंदर डाल दे, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है, कोई नहीं डालने वाला आपको, ठीक है। तो आ बोलिए, आ बोलिए, उच्चारण कीजिए, उच्चारण कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। आ, पूरा मुंह खुल रहा है आपका, खुल रहा है ना। ये हो गया आपका विवृत यानी कि ओपन। क्लियर। उसके बाद है आपका अर्धविवृत, अर्धविवृत क्या होता है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, नाम से स्पष्ट है, हाफ ओपन मतलब क्या, आधा खुलता है, उसे हम क्या कहते हैं, अर्धविवृत स्वर कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात। जैसे आप बोलिए बोलिए, देखिएगा आपको देखिए हल्का सा खुल रहा है, वैसे आ बोले थे आ तो क्या पूरा खुला था, लेकिन यहाँ पे क्या है, बोलिए तो क्या होगा, थोड़ा खुल रहा है ना। उसके बाद आई क्या थोड़ा खुल रहा है, इसमें तो आ में तो पूरा खुल रहा था, लेकिन इसमें क्या अर्ध आधा खुल रहा है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई ना। मेरे साथ साथ आप उच्चारण कीजिए, प्लीज कीजिए, आपको समझ में आएगा, नहीं आने का कोई बात है ही नहीं, ठीक है। अब तीसरा आपका अर्ध संवृत। अर्ध संवृत क्या होता है, तो नाम से स्पष्ट है, क्या होता है अंग्रेजी में से हाफ क्लोज कहते हैं, ठीक है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, आधा क्या रहे, बंद रहे, आधा बंद रहे, उसे हम क्या कहते हैं, अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। क्लियर, समझ गए बात। जैसे ए, देखिए ए, देखिएगा आधा बंद रहेगा, ए बोलिए ए, आधा बंद है ना। ओ देखिए आधा बंद है, आधा मुख द्वार क्या आपका बंद है,
ठीक है, तो ये हो गया आपका। चौथा है आपका समृद्ध, ठीक है, चौथा क्या है, समृद्ध, जिसे कहते हैं क्लोज। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है, लगभग क्या होता है, बंद ही रहता है, उसे हम समृद्ध स्वर कहते हैं। समझ गए बात? जैसे ई, ठीक है, दीर्घ ई, देखिएगा आपका मुख द्वार जो है आपका, जहां से आवाज निकल रही है, देखिए कि बंद आपको दिखे, लगे कि बंद है, एक झंझनाहट टाइप का हो रहा है, ठीक है। उ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, आप बोल के देखिए, उच्चारण करके देखिए, सब कुछ इसमें आ रहा है बात, है ना। जैसा बोल रहा है, ओपन तो खुल रहा है, हाफ ओपन आधा खुल रहा है, हाफ क्लोज आधा बंद हो रहा है, और क्लोज बिल्कुल लगभग बंद ही हो रहा है। तो इस तरीके से मुख द्वार खुलने के आधार पे आपको मैंने स्वरवर्ण 4 प्रकार, है ना, इसका है जो मैंने आपको बता दिया। आशा करते हैं समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत हो तो हमसे आप पूछे, बेहिचक पूछे, ये आपका हक है, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं आगे हम लोग। अब है ओठों की स्थिति के आधार पर, जो आपका ओठ है ना, ओष्ठ जो है आपका, ओष्ठ, कोई कोई इसे देहाती भाषा में क्या कहते हैं, लोल भी कहते हैं, है ना, कोई चोंच भी कहते हैं, ठीक है, जो कह लीजिए आप, सब बात वही है, ठीक है। तो ओठों की स्थिति के आधार पे स्वर वर्ण को कितने भागों में मेरे प्यारे बच्चों, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला है अवृत्तमुखी और दूसरा है वृत्तमुखी। बहुत आसान है ना, नाम से स्पष्ट है। अवृत्त, अ मतलब क्या, के बिना, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा उपसर्ग और प्रत्यय, जब अ किसी में लग जाता है, जैसे सद्गुण अवगुण होता है ना, उसी तरह से यहां देखिए अवृत्तमुखी मतलब, वृत्त मतलब क्या, वृत्त जानते हैं ना, सर्किल क्या होता है, गोल होता है, क्या होता है, गोल होता है, वृत्त क्या होता है, गोल होता है, ठीक है। तो उसी पे आधारित है ये। तो ओठों की स्थिति के आधार पे स्वर वर्ण को 2 भागों में, पहला अवृत्तमुखी और दूसरा वृत्तमुखी में बांटा गया है। समझ गए बात? अब है आपका अवृत्तमुखी, क्या होता है इसको समझिए। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी, ओठ जो है आपका वृत्तमुखी मतलब लगभग गोलाकार, है ना, नहीं होते हैं, अ लग गया मतलब नहीं होगा, ठीक है, नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे बोलिए, अ लगेगा आपको कि देखिए यहाँ, जल्दी देखिए यहाँ पे, ओठ जो है आपका लगभग गोल नहीं होगा आपका, अ, आ, ई, है ना, री, ए, आई, इस तरह से आपका क्या है, इसमें गोलाकार नहीं हो रहा है, तो ये हो गया आपका अवृत्तमुखी। समझ गए? दूसरा क्या है आपका, वृत्तमुखी। वृत्तमुखी, इसमें गोलाकार होगा, है ना। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ क्या हो, वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं, होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे आप बोलिए ऊ, देखिए ऊ, देखिए ओठ क्या है, गोलाकार, बोलिए, बोल के देखिए, उच्चारण कीजिए, ऊ, है ना, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, है ना, ओ, देखिए गोलाकार हो रहा है ना, ओ, ऐसे भी आप ओ बोल रहे हैं तो ओ कैसा होता है, गोलाकार ही होता है ना, ये गोलाकार ही होता है, सब लोग जानते हैं। तो इस तरीके से औ, है ना, गोलाकार ही होता है। तो इस तरीके से आपको मैंने बताया ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर वर्ण का 2 प्रकार। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे अगला पार्ट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, स्वर वर्ण को किसके आधार पे, तो हवा के नाक व मुंह से निकालने के आधार पर, जो हवा है उसको नाक व मुंह से, नाक और मुंह से निकालने के आधार पर, जब आप किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हवा भी निकलती है, ठीक है, आपके अंदर का जो वायु है वह भी क्या होता है, निकलता है। तो उसके आधार पे स्वर वर्ण को 2 भागों में, एक पहला है आपका निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, या इसी को हम लोग मौखिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मौखिक। समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद है अनुनासिक, दूसरा क्या है आपका, अनुनासिक। समझ गए? अब समझिए इसको कि निर्नुनासिक क्या होता है। निर्नुनासिक, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल, जो हवा है वो केवल मुंह से निकलती है। किससे निकलती है, मुंह से निकलते हैं। निर मतलब क्या, के बिना, यहां भी वही बात है। तो निर्नुनासिक, है ना, नासिक, नासिका मतलब क्या होता है, नाक होता है। इस चीज को समझिए, नासिका मतलब होता है नाक, उदर मतलब
पेट, कुछ ऐसे हिंदी के शब्द हैं, है ना, जो बहुत ही अच्छे लगते हैं सुनने में, बोलने में भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये शास्त्र है। जब आप हिंदी में अच्छे तरीके से शुद्ध बोलना सीख जाएंगे तो सचमुच हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, बोलने में बहुत ही अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन कब? जब अच्छे से बोला जाए, शुद्ध बोला जाए तब। ठीक है, तो आइए ये समझ गए निम्नासिक स्वर कहते हैं, जैसे अ। अब बोलिए आप अ, नाक का इसमें कोई प्रयोग नहीं है, कोई प्रयोग नहीं है ना। आ, इसमें भी नाक का कोई प्रयोग नहीं है। ह्रस्व ई, दीर्घ ई, री, ए, आई, ओ, है ना, औ, कोई नाक का प्रयोग इसको बोलने में नहीं हो रहा है। हवा तो निकल रहा है लेकिन नाक से नहीं बल्कि किससे? मुंह से निकल रहा है। अ, आ, ई। क्लियर? समझ में आ गई बात? समझ गए ना? ये हो गया आपका निर्नुनासिक, जिसमें केवल हवा मुंह से ही निकलती है, नाक से नहीं निकलती है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? अब आइए दूसरा है आपका अनुनासिक। कौन सा है? अनुनासिक। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, नाक से भी निकलती है। किसी किसी को आपने देखा होगा, मैं उन पे हंसता नहीं हूं, लेकिन आपने देखा होगा कि नाक से बोलते हैं, का, है ना, इस तरह से। तो नाक से भी निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले तो क्या होगा? हवा मुंह के साथ साथ किससे? नाक से भी निकले, जिस स्वरों के उच्चारण में, उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे आप बोलते हैं ना अंगूर, अंग से क्या? अंगूर, चाहे कुछ भी आप बना लीजिए, अंगूठी, है ना, बोलिए आप क्या हो रहा है? मुंह से हवा निकल रहा है, नाक से भी निकल रहा है, और आवाज का आपको लगेगा कि मुंह से भी बोल रहे हैं और नाक से भी बोला जा रहा है। समझ गए बात? अब बोल के देखिए, सब क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर होगा। जैसे आप आंख बोलते हैं, आ से क्या? आंख बोलते हैं ना, आंख। तो क्या हो रहा है? मुंह से भी हवा निकल रहा है और नाक से भी निकल रहा है, इसीलिए इसे क्या कहा गया? अनुनासिक कहा गया है। समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों? आशा करते हैं समझ ही गए होंगे आप लोग, समझदार है आप लोग। अब देखिए अगला है आपका, अब ध्यान दीजिए, स्वर को किस आधार पर मैंने बांटा? घोषत्व के आधार पर। तो इसके आधार पर कोई भाग इसका नहीं है, केवल इसको समझिए कि घोषत्व होता क्या है। तो घोष का अर्थ क्या होता है पहले ये समझिए, घोष का अर्थ क्या होता है पहले इसको समझिए आप, तो घोषत्व तो आप समझ ही जाएंगे। तो घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों, जो स्वर तंत्र जिससे स्वर निकलता है, ऐसा तंत्र है ना हमारे शरीर के, ऐसे तंत्र जिनसे स्वर क्या होता है? निकलता है। स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, श्वास का क्या होगा? कंपन होगा, झंझनाहट, कंपन होगा। ठीक है, भूकंप समझते हैं ना, वही कंपन। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियां उत्पन्न होती है। जब स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो तो उसी को हम कहते हैं सघोष, मतलब कंपन के साथ, कंपन के साथ उसी को हम कहते हैं सघोष ध्वनियां कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष ध्वनियां। समझ गए बात? अब सभी स्वर जो होते हैं, जितने भी स्वर हैं, 11 स्वर, कहीं कहीं आपने 13 भी पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी स्वर क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिए, सघोष ध्वनियां होते हैं। ठीक है, तो जितने भी स्वर हैं वह सभी क्या है? सघोष ध्वनियां हैं। इसका कोई प्रकार नहीं, इसको समझना है आपको कि ये घोषत्व के आधार पे क्या कहा गया है स्वर वर्ण के बारे में। आधार मैंने माना है, यहाँ पे भी आधार माना है मैंने, तो घोषत्व के आधार पे स्वर वर्ण के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो जितने भी स्वर हैं वो सभी क्या है? सघोष हैं, अर्थात सब में, है ना, घोष यानी कि स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है। समझ में आ गई बात? आ गई ना? अब हम लोग चलेंगे अगले भाग में। यहां देखिए ध्यान से, यहां क्या है? प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पे स्वर वर्ण क्या होते हैं समझिए। प्राण का अर्थ क्या होता है? आपका प्राण क्या है? वायु है, हवा है। यदि ऑक्सीजन आप नहीं लेंगे तो क्या होगा? आपका प्राण रहेगा क्या? नहीं रहेगा। आप क्या हो जाएंगे? आप मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो प्राण का अर्थ होता है हवा। क्या होता है? हवा। तो यहाँ नोट समझिए जीसीसी नोट में कि सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, अर्थात क्या उनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है, अल्प प्राण होते हैं। मुख से हवा तो निकलती है लेकिन क्या होती है?
कम निकलती है। अगर पूरा निकल जाएगा तो अंदर जो आपके शरीर को हवा चाहिए पाचन क्रिया के लिए वो भी निकल जाएगा, तो फिर डाइजेशन सिस्टम खराब हो सकता है, पाचन क्रिया जो है आपकी वो क्या है ना, उथल पुथल उसमें आ जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका प्राणत्व के आधार पे, और इस तरह से आपका कुल मिलाकर के 7 आधार है ना को मान करके मैंने स्वरों को अलग अलग भागों में बांटा, सबके बारे में मैंने आपको बताया। ये आपका प्राणत्व और घोषत्व के आधार पे कोई भाग इसका नहीं है, इसको समझ लीजिएगा। इसको बस एक टॉपिक है, इसको मैंने आधार मान करके समझा दिया आपको कि इसके आधार पे भी स्वर को, तो वो भी बात है कि सभी जो स्वर होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं, अल्प प्राण। जितने भी स्वर हैं वो क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, मतलब प्राणत्व होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका स्वर वर्ण और उसके प्रकार हो गए हैं खत्म। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछें। ठीक है, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो सकेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।